किस्सा तो खत्म हुआ, अब देखो एंकेडो को क्या हुआ है। एक भारी भरकम तलवार लहराई और उस कमरे की दीवारें राख बनकर रह गई। ड्रैकुला हैरानी से आवाज की दिशा में मुड़ा और वो हैरान रह गया। अब ये क्या है? ये तो गिलगमेश है। नो, ये गिलगमेश नहीं है, ये उसकी माइंड की क्रिएशन है। मगर ये आखिर है क्या? ड्रैकुला के सवाल का जवाब मिला और जवाब देने वाली थी जीनत। अरे, इसको नहीं पहचाना? ये तुम्हारा दोस्त ही तो है, महान सुमेरियन सम्राट गिलगमेश। उफ, ये तो बिल्कुल पागल है। बट आखिर ये है क्या? गिलगमेश का ब्रेन आखिर ये कर कैसे रहा है? ड्रैकुला का हैरान होना बनता था क्योंकि उसके सामने एक दानव था, गिलगमेश के जैसा दिखने वाला एक दानव, और वो बिना कुछ सोचे समझे एक भारी भरकम तलवार लहरा रहा था। गिलगमेश का हर वार मानो एक जलजला पैदा कर रहा था और ड्रैकुला को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। और ड्रैकुला के मन की उस उलझन को जीनत समझ गई थी। लगता है तुम अभी भी अपने दोस्त को पहचान नहीं पाए। जरा खुद सोचो, तुमने कुछ देर पहले जो किया है उसका असर क्या हो सकता था? कुछ देर पहले मैंने तो गिलगमेश की। ओह, समझ गया, मैं समझ गया। बहुत अच्छे ड्रैकुला, तुम सब समझ गए। हाँ, ये और कोई नहीं, गिलगमेश का ईगो है, उसका अहम। जब तुमने अपने बारे में उसकी ओपिनियन को तोड़ा तो उसका ईगो भड़क उठा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम इंसान हो ही ऐसे। तुम इतने अहम में यानी ईगो में जीते हो जैसे कि तुमसे बढ़कर कोई है ही नहीं। तुम दुनिया को बस अपने नजरिए से देखते हो, बस अपने नजरिए से तौलते हो, और जब कोई तुम्हारे नजरिए को गलत साबित कर देता है तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है। और जब इंसान का ईगो हर्ट होता है तो जानते हो वो क्या बन जाता है? जब इंसान का ईगो हर्ट होता है ना, तो वो एक जानवर बन जाता है, एक वायलेंट एनिमल, जिसका बस एक ही लक्ष्य होता है, अपने ईगो को चोट पहुंचाने वाले की बर्बादी। गिलगमेश का ईगो ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, और अब ये ईगो तुम्हें किसी भी सूरत में न सिर्फ रोकना चाहता है बल्कि तबाह करना चाहता है। दिस इज वेयर योर जर्नी एंड्स, ड्रैकुला, क्योंकि गिलगमेश के ईगो से तुम जीत नहीं पाओगे। यार, ड्रैकुला ने एक बार फिर गिलगमेश के वार को डॉज किया और कलाबाजी खाते हुए खड़ा हो गया। उसका दिमाग तेजी से कुछ कैलकुलेट कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। जीनत की बातों ने उसके दिमाग में एक चिंगारी जला दी थी। गिलगमेश का ईगो ये कोई देवी शक्ति या असुरा का रूप नहीं था, ये गिलगमेश के द्वारा खुद बनाया हुआ एक रक्षक था, और अगर ये ईगो एक इंसान ने बनाया था तो इसे हराया भी जा सकता था। ड्रैकुला के दिमाग में एक तरकीब घूम रही थी और उसने अपने आप को संभालते हुए गहरी सांस ली। ये बस गिलगमेश का ईगो है, एक मॉर्टल इंसान का ईगो, और हर इंसान का ईगो एक ही चीज तोड़ सकती है, उसके रियलिटी, जिससे कि वो भाग रहा है, क्योंकि रियलिटी के सामने कोई ईगो सरवाइव नहीं कर सकता है। हाँ। ड्रैकुला ने अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए खुद को खुद के बारे में याद दिलाने लगा। वो एक वैम्पायर था, एक ऐसी हस्ती जिसे दुनिया शैतान कहती थी, लेकिन उसने अपने अंदर इंसानियत के छुपे हुए टुकड़े भी देखे थे। उसने समझ लिया था कि गिलगमेश का ये रूप उसकी अपनी सोच का प्रतिबिंब था, एक ऐसा प्रतिबिंब जो नफरत, घमंड और अपमान से पैदा हुआ था, और इसे हराने के लिए ड्रैकुला को उसी सोच को बदलना था। गिलगमेश, तुम सुन रहे हो मुझे? ये जो तुम बन गए हो ये तुम नहीं हो। दिस इज नॉट यू। ये ईगो बस तुम्हारा डर है, और अगर तुमने इस डर के आगे सरेंडर कर दिया तो तुम हार जाओगे फॉरएवर। डर, या तुम मुझे डर
ओ कह रहे हो, तुम्हारी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ड्रैकुला के शब्द गिलगमेश के ईगो को और भड़का रहे थे, लेकिन ड्रैकुला रुकने वाला नहीं था। वो अपने शब्दों को तलवार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसका हर शब्द एक वार था जो गिलगमेश के ईगो के अंदर घुसकर उसकी नींव हिलाने लगा था। यू आर अ किंग, गिलगमेश, एक महान सम्राट। लेकिन देखो, देखो ध्यान से, तुम्हारा ईगो तुम्हें क्या बना रहा है। क्या तुम इतने कमजोर हो कि एक छोटी सी बात तुम्हें बर्बाद कर दे? क्या तुम्हारा ईगो इतना फ्रजाइल है कि मेरी एक बात से तुम अपना एग्जिस्टेंस खो बैठो? ड्रैकुला, तुम क्या सोच रहे हो? तुम अपने शब्दों से इसे हरा दोगे? ये गिलगमेश का ईगो है, बहुत पावरफुल है ये, तुम इसे नहीं रोक पाओगे। जीनत की हंसी ड्रैकुला के कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी। उसने अपनी नजर गिलगमेश के ईगो के उस भारी रूप पर फोकस कर रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की कमजोरी पहचान लेता है। जीनत, तुम गलत हो। ईगो तबाही नहीं चाहता। ईगो डरपोक होता है। यह अपनी कमजोरी छुपाने के लिए चिल्लाता है, रोता है और तबाही मचाता है। लेकिन जब तुम इसके सामने उसकी हकीकत रख दो तो ये बिखर जाता है। गिलगमेश, मेरी बात सुनो। तुम एक किंग हो, सो बिहेव लाइक वन। एक महान सम्राट अपने ईगो का गुलाम नहीं होता है। कंट्रोल करो अपने ईगो को, कंट्रोल इट। ड्रैकुला के शब्द गिलगमेश के ईगो के अंदर तूफान ला रहा था। वो रक्षक अभी भी गुर्रा रहा था, लेकिन उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो देखो गिलगमेश, पहचानते हो उसे? वो तुम्हारा दोस्त है, एंकिडू। याद है ना? मुझे नहीं पता कि मिरर में उसने क्या देखा है, मगर वो तब से स्टिल बैठा है, जैसा कि उसे कोई शौक लग गया है। मगर जो भी है, वो तुम्हारे इस ईगो के कारण हुआ है। तुम्हारे ईगो ने उसकी क्या ओपिनियन बना रखी है मैं नहीं जानता, लेकिन तुमने अपने दोस्त को खो दिया है। तुम्हारा ईगो तुम्हें यह बताता है कि तुम अकेले जीत सकते हो, कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन सच यह है कि तुम एंकिडो के बिना इनकम्प्लीट हो, और ये ईगो उस रियलिटी को छुपा नहीं सकता। ड्रैकुला के शब्द अब गिलगमेश के ईगो के अंदर गहराई तक उतर रहे थे। वो दानव अब धीमा पड़ रहा था। उसकी आंखों में एक उदासी दिखाई देने लगी थी, जैसे कोई पुरानी याद जाग उठी हो। जीनत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो समझ गई कि ड्रैकुला का प्लान काम कर रहा था। चुप चुप रहो ड्रैकुला, तुम इसे कमजोर नहीं कर सकते। ये गिलगमेश का ईगो है, इसे कोई नहीं छू सकता। गिलगमेश, तुम अपनी रियलिटी से भाग रहे हो। तुम अपने ईगो में छुप रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी ताकत है, लेकिन ये तुम्हारी ताकत नहीं, ये तुम्हारा जेल है। एंकिडो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भाई है, लेकिन तुम्हारे ईगो के कारण तुम उसको खो चुके हो। ड्रैकुला के शब्द अब जादू की तरह काम कर रहे थे। गिलगमेश का ईगो, जो कुछ देर पहले अटूट लग रहा था, अब धीरे धीरे छोटा हो रहा था। उसका रूप बदलने लगा था। वो भारी तलवार अब उसके लिए बोझ बन चुकी थी, और उसकी आंखों में घमंड की जगह उदासी थी। तुम सम्राट हो गिलगमेश, लेकिन तुम इंसान भी हो, अ मॉर्टल ह्यूमन। और हर इंसान में दर्द होता है, कमजोरी होती है। तुमने अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए इस ईगो को पैदा किया, लेकिन अब इसे छोड़ दो, खुद को फ्री करो। और एक झटके के साथ गिलगमेश का ईगो अब एक धुंधला साया बन गया था, जो हवा में घुल रहा था। ड्रैकुला के शब्दों ने उस राक्षस को नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपे डर को छुआ था, और उस डर को पहचान कर उसने गिलगमेश के ईगो को हरा दिया था। जीनत चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों थे। ईगो इंसान के हाथों बनता है, और जो इंसान बनाता है वही तोड़ भी सकता है। गिलगमेश, अब तुम फ्री हो। अपनी सबकॉन्शियस को जगाओ। इट्स टाइम फॉर यू टू वेक अप।
ड्रैकुला ने लंबी सांस ली और खुद को संभाला। उसने न सिर्फ गिलगमेश के ईगो को हराया बल्कि खुद की सच्चाई को भी पहचाना। जीनत अभी भी वहां खड़ी थी लेकिन उसकी हंसी गायब थी। ड्रैकुला ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जीनत, तुमने कहा था कि मैं इसे नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मैंने जीत कर दिखा दिया और अब जल्द ही मैं तुम्हें भी हराऊंगा। ठीक है ड्रैकुला, बहुत खेल हो चुका। जल्द मिलते हैं उस दुनिया में जो मेरी बनाई हुई है। See you soon in Gilgamesh's world of lust. ड्रैकुला अब गिलगमेश की सबकॉन्शियसनेस के काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि बाहर असली दुनिया में एक नई कहानी जन्म ले रही थी। उसका पुराना दुश्मन जनरल रूट इस समय शिवनेरी फोर्ट के अंदर एक कमरे में बैठा हुआ था और किसी का वेट कर रहा था। जनरल रूट ने बूट्स की आवाज सुनी, लेकिन वो बिल्कुल किसी स्टैच्यू की तरह बैठा रहा, जैसे कि उसे इस बात से मतलब ही नहीं था कि कौन आया था। गुड इवनिंग जनरल। कर्नल गेबल, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। यू मस्ट हैव बीन एक्सट्रीमली बिजी। वेल एक्चुअली यस जनरल। वैसे तो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में रेबल एक्टिविटी इधर कम है, बट स्टिल दीस पेशवास आर वेरी ट्रबलिंग। न्यूज़ मिली है कि इधर फोर्ट के पास कुछ बड़े रेबल स्पॉट किए गए हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई से इट इज स्ट्रेंज आप जैसे बड़े जनरल को यह बात नहीं पता है। कौन सी बात? अबाउट द रिबेलियन। इंडिया के कोने कोने में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट रिबेलियन स्टार्ट हो चुकी है, यह होने वाली है। मैंने सुना है, बट यू सी कर्नल, मैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स में लगा हुआ था। मे आई नो जनरल, कौन से काम? That I cannot tell. All I can tell you is that मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट मिशन पर हूँ एंड मुझे कुछ दिन शिवनेरी फोर्ट में रुकना होगा विद योर परमिशन। What are you saying, जनरल? मैं आपसे रैंक में नीचे हूँ। फिर भी कर्नल, फॉर्मेलिटी तो बनती है। वैसे यहाँ की सिचुएशन कैसी है? फोर्ट में अभी कितने ट्रूप्स हैं? ट्रूप्स? हाँ, काफी है जनरल। लगभग 200 सिपाही और आर्टिलरी भी डिसेंट है। लेकिन आपको ये सब क्यों जानना है? आपकी सीक्रेट मिशन का इस सब से क्या लेना देना? बस थोड़ी क्यूरियोसिटी कर्नल। एक जनरल को हर चीज का हिसाब रखना पड़ता है। और एम्यूनिशन कितना स्टॉक है? रेबल्स के अगेंस्ट काम आ सकता है। एम्यूनिशन भी काफी है। कैनन्स के लिए गन पाउडर, मस्केट्स के लिए बुलेट्स। पर जनरल, फॉरगिव मी फॉर सेइंग दिस, आपकी बातें थोड़ी अलग लग रही है। आप इतने बड़े ऑफिसर हैं, ये डिटेल्स तो आपको पहले से पता होना चाहिए, या फिर आप यहाँ किसी और रीजन से हैं? कर्नल, यू आर वन सस्पिशियस मैन। मैं जनरल रूट हूँ, मेरी रेपुटेशन मेरे साथ चलती है, बट ऐसा लगता है दैट यू आर डाउटिंग माई वर्ड्स। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई फ्रॉड हूँ? फ्रॉड नहीं जनरल, लेकिन आपकी बातें कुछ मिसफिट लग रही हैं। आप चाहते तो रेबेलियन के बारे में एक लेटर भेजकर भी इंफॉर्मेशन मांग सकते थे। और ये सीक्रेट मिशन, अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हूँ आफ्टर ऑल, और मुझे आपके आने की कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, विच इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल। तुम कमांडिंग ऑफिसर हो कर्नल, लेकिन हर सीक्रेट हर किसी के लिए नहीं होता। Just think like this, that some things are above your pay grade. वैसे ये रेबेल लीडर्स जो तुमने मेंशन किए, उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है क्या? लाइक नेम, लोकेशन, उनके पास कितने सोल्जर्स हैं, स्टफ लाइक दैट? एक नाम है, बापूराव रघुनाथ देशपांडे, लोकल लीडर। फोर्ट के पास जंगल में कहीं छुपा हो सकता है। उसके साथ 50-60 लोग होंगे। लेकिन ये सब आप क्यों जानना चाहते हैं? आपकी मिशन रेबल्स के बारे में है या कुछ और? रघुनाथ देशपांडे, इंटरेस्टिंग। और ट्रूप्स की पोजीशनिंग कैसी है? फोर्ट के अंदर कितने गार्ड्स रहते हैं हर शिफ्ट में? जनरल,
अब आप मेरी समझ के बाहर जा रहे हैं। आपको फोर्ट की सिक्योरिटी डिटेल्स क्यों चाहिए? आप यहाँ रुकना चाहते हैं, फाइन, लेकिन ये सवाल मुझे शक हो रहा है। आप सच में जनरल रूट हैं? क्योंकि मैंने तो सुना था कि That I died in a battle, right? कर्नल, आपकी इमेजिनेशन बहुत वाइल्ड है। मैं जनरल रूट हूँ और ये सवाल मेरे मिशन का हिस्सा है। लेकिन अगर आपको इतना शक है तो एक काम कीजिए, मेरे पेपर्स चेक कर लीजिए। रूट ने ब्लफ मारा था क्योंकि उसके पास कोई पेपर्स नहीं थे, लेकिन उसने वो बात इतनी कन्विंसिंगली बोली थी कि कर्नल गेबल्स पेपर मांगने की सोच भी नहीं पाया। लेकिन फिर भी उसे पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। पेपर्स तो कोई भी बनवा सकता है जनरल। आपकी बातों से ज्यादा आपका बिहेवियर बोलता है। वैसे आपने अब तक मुझे अपनी मिशन का एक भी डिटेल नहीं दिया। अगर आप सच में जनरल हैं तो मुझे एक वैलिड रीजन दीजिए टू ट्रस्ट यू अबाउट दिस सीक्रेट मिशन। रीजन? एक कर्नल को हर एक जनरल से आंसर्स डिमांड करना काफी बोल्ड हो तुम। ठीक है कर्नल, मैं यहाँ एक थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने आया हूँ जो ना रेबल से जुड़ा है ना कंपनी से। एक पुराना दुश्मन जो शायद इस फोर्ट के आसपास छुपा है। पुराना दुश्मन? कौन? और इस फोर्ट से क्यों जुड़ा है? आई टोल्ड यू कर्नल, इट इज वे अबव योर पे ग्रेड। बस इतना जान लो कि मुझे यहाँ कुछ दिन चाहिए टू फाइंड दिस थ्रेट एंड न्यूट्रलाइज इट। एंड मुझे तुम्हारी ट्रूप से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जस्ट सम इंफॉर्मेशन। जनरल, मैं आपको इंफॉर्मेशन तब दूंगा जब मुझे आप पर भरोसा हो। अभी के लिए आप यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन मेरी नजर आप पर रहेगी। फेयर इनफ कर्नल। इसके रहते मेरे लिए वो सीक्रेट पैसेज ढूंढना इजी नहीं होगा। आई विल हैव टू प्ले स्मार्ट, रियली स्मार्ट। मैं अननेसेसरीली ब्लड शेड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मास्टर ने साफ बोला था कि मुझे ये मिशन बहुत सीक्रेटिवली पूरा करना है। एक्सेप्ट What happened, जनरल? कुछ सोचने लग गए क्या? नथिंग मच। अच्छा, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस रेबल लीडर? क्या नाम बताया तुमने उसका? बापूराव रघुनाथ देशपांडे। क्या स्टोरी है इसकी? वही सेम जो इस एरिया में मैक्सिमम लोगों की है। फैमिली वॉज अ लॉयलिस्ट ऑफ पेशवाज। अब वो उसी लॉयल्टी का अल्टीमेट प्रूफ देना चाहता है। एंड क्या है वो अल्टीमेट प्रूफ? टू फ्री दिस फोर्ट। ओह, ऐसा क्या है इस फोर्ट में? स्ट्रेंज जनरल, आप यहाँ आए बट यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस फोर्ट। एनीवे, मैं बताता हूँ, ये कोई नॉर्मल फोर्ट नहीं है। रियली? मुझे तो ये किसी भी नॉर्मल फोर्ट जैसा लग रहा है। यस, ये किसी भी नॉर्मल फोर्ट जैसा ही लगता है। बट जनरल, क्या आपको ये पता है कि कोई भी प्लेस स्पेशल कैसी बनती है? It is not the stones and walls and the terrain that makes this place special. इस फोर्ट को स्पेशल बनाता है वो नाम जिसने इस फोर्ट के अंदर बर्थ लिया है। He was a warrior, a rebel, a fighter, and a mighty king. No, he was not just a king, but the king of kings. वाओ, तुम तो इस स्ट्रेंजर, इस किंग की बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हो। Was he some Britisher? No, general. वो हमारे यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 200 साल पहले आया था। He fought against the Mughal Empire. You see, general, अगर आज भी उसके नाम पर लोग माइटी ब्रिटिश आर्मी से लड़ने को तैयार हैं, तो वो स्पेशल तो रहा होगा। आखिर था कौन ये किंग ऑफ किंग्स? मैंने उसका नाम यहाँ आने के बाद लोकल से सुना था, and it got me curious. और मैंने उसके बारे में बहुत स्टडी किया। This fort is the birthplace of none other than the Chhatrapati Shivaji Maharaj. I hope now you understand कि ये फोर्ट हमेशा एक हाई प्रायोरिटी टारगेट रहेगा। Quite interesting. Anyway, कर्नल, अब मैं रेस्ट करूंगा। As you say, जनरल। तुम यहाँ क्यों आए हो ये मैं पता करके रहूंगा, जनरल रूट। मैं जानता हूँ तुम मेरे रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। अगर मुझे वो पैसेज ढूंढना है तो मुझे तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना होगा। एंड आई थिंक आई नो हाउ टू डू दैट। लेकिन फिर भी उसे पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। रूट और गेबल दोनों अपनी अपनी पावर फ्लैक्स कर रहे थे। दोनों के बीच में एक अजीब सा तनाव था। जहां गेबल रूट पर शक कर रहा था, वहीं रूट
गेबल के खिलाफ प्लॉट बनाना शुरू कर चुका था और उन दोनों के इस पावर प्ले के बीच जल्दी ही आने वाला था एक क्रांतिकारी, बापूराव रघुनाथ देशपांडे, जो इस समय उस किले से कुछ दूर अपनी छोटी सी सेना को मोटिवेट कर रहा था। धिक्कार है हम सब पर। आज अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित होते तो हम सबको देखकर शर्म करते। इतने साल हो गए लेकिन हम आज तक उनकी जन्मस्थली को स्वतंत्र नहीं करा पाए। कुछ मुट्ठी भर विदेशी घुसपैठिए वो गोरी चमड़ी वाले अत्याचारी छत्रपति शिवाजी की जन्मस्थली को रोज दूषित कर रहे हैं। जिस पवित्र धरती पर उनका जन्म हुआ उसी पवित्र धरती पर वो मांस और मदिरा का सेवन करते हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बस अब बहुत हुआ। आज पूरे देश में स्वतंत्रता की चिंगारी भड़क चुकी है और हम इस चिंगारी का शोला बनाकर उन गोरी चमड़ी वालों को भस्म कर देंगे। नाना साहेब कानपुर पहुंच चुके हैं, भाई तात्या टोपे भी उनके साथ है। पूरे भारत से अंग्रेजों को मार भगाने की तैयारी हो चुकी है और हम इस शुभ समय को बर्बाद नहीं करेंगे। हम शिवनेरी को स्वतंत्र करवा कर रहेंगे। क्या कहते हो साथियों? हाँ, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अपने हथियार तैयार कर लो, कमर कस लो और बांध लो अपने मस्तक पर मृत्यु के नाम की पताका। युद्ध बलिदान मांगता है और हम बलिदान देंगे। मराठा अस्मिता के लिए, शंभू राजे के सम्मान के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वाभिमान के लिए, स्वराज के लिए, हिंदुस्तान के लिए। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। बापूराव रघुनाथ देशपांडे और उसके मुट्ठी भर सिपाही युद्ध के लिए तैयार थे, इस बात से अनजान कि जल्दी ही उन्हें एक रहस्यमयी साथी मिलने वाला था। बेलियाल गिरता ही जा रहा था, गहरे और गहरे एक ऐसे गड्ढे में जिसका शायद कोई अंत नहीं था, या शायद था। कई घंटों तक गिरने के बाद बेलियाल का जिस्म कई टप्पे खाकर रुक गया। फाइनली ये फ्री फॉल तो खत्म हुई। लगता है बहुत सारी हड्डियां टूट गई हैं। इतनी ऊंचाई से कोई गिरता तो 100% मारा जाता, लेकिन बेलियाल एक शैतान था। वो घायल तो हुआ था मगर अभी भी उसके अंदर बहुत जान बाकी थी। बहुत चोट आई है। लगता है सारी हड्डियां टूट गई हैं, लेकिन अभी तक मैं जिंदा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ अपने मिशन को पूरा करके रहूंगा। मैं मास्टर लूसीफर को निराश नहीं करूंगा। बेलियाल ने अपने घमंड भरे दिमाग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब भी थरथरा रहा था। उसके हर अंग में जलन हो रही थी, हर सांस दर्द के समंदर से गुजरती हुई लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने घायल पैरों को जबरदस्ती जमीन पर रखा और आगे बढ़ने लगा। ये जगह कहाँ आया हूं मैं? कोई लाइट तक नहीं, बस डार्कनेस, वो भी इतनी ज्यादा कि मुझे भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, जबकि आई एम एबल टू सी इन द डार्क। बेलियाल लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसके आसपास सिर्फ अंधेरा था, लेकिन वो अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी के कारण नहीं था। वो उसकी आत्मा को चुभने वाला एक रहस्यमयी भयानक अंधेरा था। ये हवा, ये अजीब सी खुशबू, खून। बेलियाल ने अभी बस कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि उसे अपने पैरों के नीचे कुछ फील हुआ। क्या है ये? कोई मैदान? उसने जमीन पर नजर डाली, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर बेलियाल जैसे शैतान की भी रूह कांप गई। उसके चारों तरफ कांटों का जंगल था, एक ऐसा जंगल जिसमें हर तरफ दिखाई दे रही थी कांटों के गहरे जाल की तरफ फैली हुई बेलें।
कांटों का जंगल, ये कैसी जगह है? इतना खतरनाक तो हेल भी नहीं लगता जितनी डरावनी ये जगह है। अचानक उसके चारों तरफ वो कांटे वाली बेलें जमीन से जैसे जीवित होकर उठने लगी। वहां फैली हर बेल के हर कांटे में जहर भरा हुआ था और हर कांटा जैसे उसके खून का प्यासा हो चुका था। बेलियाल कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो भागती दौड़ती उन बेलों के बीच फंस चुका था। ये कांटे, इनमें तो जहर भरा हुआ है। बेलियाल उन बेलों की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश में आगे बढ़ने लगा, मगर जैसे जैसे बेलियाल ने आगे कदम रखा वो बेलें ज्यादा गहरी होती गई और हर कदम पर नए कांटे उसके जिस्म में घुसने लगे। ये कांटे, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। नहीं 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 नहीं, ये मुझे रोक नहीं सकते। मैं इस पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। I will destroy everything! बेलियाल ने अपनी तलवार निकाली। वो खून के भूखे कांटों से लड़ने को तैयार था। Come on, अब देखो बेलियाल किस आफत का नाम है। या! बेलियाल ने अपनी तलवार से कांटों का वो जाल चीरना शुरू कर दिया। हर वार पर बेलें चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन क्या ये बेलें फिर से उग रही हैं? हर बार जब बेलियाल का तलवार का वार बेलों को चीरकर बीच से हटा देता, वहीं बेलें फिर से उग जाती और उसके हर वार के साथ वो पहले से भी ज्यादा गहरी और तीखी हो रही थी। बेलियाल जितना ज्यादा खुद को आजाद करने की कोशिश करता, उतनी ही ज्यादा बेलें उसके शरीर को लपेट लेती और कांटा उसके मांस में चुभता जा रहा था। क्या हो रहा है ये बेलें, इन्हें हराना इम्पॉसिबल है। बेलियाल की आंखों के सामने सब कुछ लाल हो चुका था। खून से सनी हुई उसकी आंखें अब पिछले जन्मों के पापों को बाहर उठा रही थी। कांटों का ये जंगल सिर्फ एक शैतान के शरीर को नहीं, उसके ईगो को भी तोड़ रहा था। नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरे शरीर को तोड़ सकती है, मेरे इरादों को नहीं। लेकिन बेलियाल जितना ज्यादा शक्ति लगाता, उतनी ही गहरी वो बेलें होती जाती। अब हर कांटा उसके अंदर तक घुस चुका था। हर बेल ने जैसे उसका खून चूसना शुरू कर दिया था। हर कदम पे बेलियाल के शरीर से खून टपक रहा था। उसकी तलवार अब धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही थी, जैसे कि उस जंगल ने उसके हौसले को भी जकड़ लिया हो। ये कांटे मुझे जिंदा। बेलियाल अब हर तरफ से फंसा हुआ था। उसका शरीर थक कर टूट चुका था, लेकिन उसका मन अब भी जिंदा था। अब भी उसके अंदर एक आखिरी चिंगारी बाकी थी। नहीं, अभी नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। लेकिन अब ये बेलें उसका अंतिम सांस लेने को तैयार थी। बेलियाल को समझ नहीं आ रहा था कि इस भयानक जाल से कैसे निकला जाए, और उसकी हिम्मत लगभग जवाब दे चुकी थी। वो अकेले पड़ चुका था और उसकी मदद करने वाला भी वहां कोई नहीं था, क्योंकि तिलिस्म रेगिस्तान में उठे उस तूफान के कारण साधु का मानस रूप बेलियाल को गिरते देख नहीं पाया था। बेलियाल को हम देख नहीं पा रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि वो तिलिस्म के किसी ऐसे भाग में पहुंच चुका है जो कहीं गहरे में बना है। हमें उसे ढूंढना होगा, कैसे भी करके ढूंढना होगा। साधु महाराज उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेलियाल तिलिस्म में इतना गहरा फंस चुका था कि उसका पता इतनी आसानी से लगाना मुश्किल था, और बेलियाल के पास समय बिल्कुल भी नहीं था। वैसे समय तो ड्रैकुला के पास भी नहीं था, मगर फिलहाल उसका ध्यान अभी भी चुप बैठे एनकिडू पर था। ज़ीनत का यह कहना है कि अब वो एक फाइनल फाइट के लिए वेट करेगी। इस बात का प्रूफ है कि हम गिलगमेश के सबकॉन्शियस के बहुत पास है। बस अब जल्दी से एनकिडू को लेकर आगे बढ़ना होगा। मगर ये एनकिडू को आखिर हुआ क्या है? इतना सब कुछ हो गया, मगर वो अभी भी वैसा ही बैठा है। मुझे चेक करना चाहिए कि आखिर मैटर क्या है।
ड्रैकुला एनकेडू की ओर बढ़ चला और उसके पास पहुंचकर उसने एनकेडू के कंधे पर अपना हाथ रखा। एनकेडू उठो, हमें गिलगमेश को बचाना है। जवाब में एनकेडू ने बस एक बार मुड़कर ड्रैकुला की ओर देखा और फिर चुपचाप सामने देखने लगा। क्या हो गया है एनकेडू? तुम इतने लॉस्ट क्यों लग रहे हो? आखिर उस मिरर में तुमने क्या देख लिया? एक बार फिर ड्रैकुला की बात के जवाब में एनकेडू ने उसकी ओर देखा और फिर सामने देखते हुए बैठा रहा। एनकेडू, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या देखा, बट ये बात अच्छे से याद रखो, वो मिरर इमेज बस एक ओपिनियन है, एक छवि जो गिलगमेश के मन में तुम्हारी है, मगर वो इमेज तुम नहीं हो, वो तुम्हें डिफाइन नहीं करती। एनकेडू अभी भी चुपचाप बैठा था, मानो उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा हो। देखो दोस्त, इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। गेट अप, जो कुछ भी तुमने देखा है उसके लिए गिलगमेश से ही सवाल कर लेना, पर अभी हमें चलना होगा। तुम ये मत भूलो कि हम अभी भी गिलगमेश के दिमाग के अंदर हैं। उठो, अपने आप को गिलगमेश के दिमाग के अंधेरों में मत खोने दो। यू आर नॉट व्हाट ही थिंक्स यू आर, यू आर व्हाट यू फील यू आर। उठो दोस्त, लेट्स गो। एनकेडू ने ड्रैकुला की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने हल्की आवाज में सवाल किया, क्या तुम मुझे दोस्त मानते हो ड्रैकुला? देखो एनकेडू, मैं तुमसे सच बोलूंगा, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। 400 सालों से मैं अकेला जी रहा हूँ। मैं किसी से दोस्ती नहीं करता। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने हर इंसान के अंदर अपने जैसा एक मॉन्स्टर देखा है। लेकिन फिर मुझे अनीता मिली। लाइफ में पहली बार मुझे एक इंसान पर ट्रस्ट हुआ, मगर उसके अलावा मैं इंसानों पर आज भी ट्रस्ट नहीं करता। बट ये बात सच है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करने लगा हूँ, और उसका एक रीजन है। क्या? मैंने तुम्हारे दिमाग को अंदर से देखा है। तुम इंसानों से अलग हो। तुम्हारे मन में कोई मैलिस नहीं है। इसलिए हाँ दोस्त, ये मॉन्स्टर तुम्हें दोस्त मानता है। अब उठो, क्योंकि ये दोस्त तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाएगा। ड्रैकुला के वो शब्द एनकेडू के अंदर एक उम्मीद भर गए। वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी वो चौंक गया। वो क्या है? ड्रैकुला तुरंत एनकेडू के बताए डायरेक्शन में पलटा। सामने का नजारा बहुत अजीब था। ड्रैकुला कुछ देर उसे देखता रहा और फिर उसने जो बताया उसे सुनकर एनकेडू शॉक्ड रह गया। हमें जल्दी चलना होगा दोस्त, टाइम बहुत कम है। मगर वो है क्या? वो गिलगमेश का दिमाग है और वो बिखर रहा है। अगर हमने जल्द ही उसके सबकॉन्शियस को ढूंढकर जीनत के ट्रैप से आजाद नहीं किया तो गिलगमेश का दिमाग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वी हैव टू हरी, कम। मगर हम जाएंगे कहाँ? मुझे पता है, मगर ध्यान रखना, हम अभी गिलगमेश के दिमाग के उस हिस्से में घुसने वाले हैं जो पूरी तरह जिनत यानी लस्ट के कंट्रोल में है, और वहां लस्ट हर तरीके से हमें ट्रैप करने की कोशिश करेगी। अब चलो।